साफी दोस्तों को हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज फिर आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर तशरीफ लाए, लेकिन आपको मालूम है कि ये एक ऐसा वक्त चल रहा है जो सिंध की और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में बहुत अहम है। आपको पता है कि 25 जुलाई को एनक्यू पाकिस्तान और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में एक मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे की रूह से हमें जो आइंदा पूरी हुकूमत बननी है उसके हवाले से मुश्तरका तौर पर नाम देने हैं। जो कैबिनेट बननी है उसके लिए भी हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे लोगों के अफराद के नाम दें जो कि एक्सेप्टेबल हो अवाम में भी और उनका एक बैकग्राउंड हो एक गुड गवर्नेंस का। तो आज इसी सिलसिले में आज फिर हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें वो कमेटी जो हमारे मुआहदे का हिस्सा थे वो तश्कील पा गई है और आज हम नामों पे गौर करके दोनों जमातें कल दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। उसकी तफसील जावेद हनीफ भाई आपको देंगे। कल एमक्यू के पास DGA का डेलीगेशन जाएगा और कोशिश करेंगे कि नाम फाइनलाइज करें इंशाल्लाह ताला। हम उम्मीद हैं कि सिंध की मुस्तक़बिल के लिए हम दोनों जमातें मिलकर काम करेंगी और सिंध को अवाम को एक मरतबा फिर मुस्तैद करके सिंध की तरक्की के लिए हम दोनों कोशिश होंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा जावेद अली भाई से कि वो आज की मीटिंग की कार्रवाई करें। शुक्रिया सरदार साहब, शुक्रिया सरदार साहब। आज हम बुनियादी तौर पे यहाँ आए थे शुक्रिया अदा करना पीर के लिए कि पीर साहब पगारा साहब का, पीर सदरुद्दीन शाह साहब का और जो मुस्लिम लीग फंक्शनल की जो लीडरशिप है उन्होंने जिस तरीके से इस सारे प्रोसेस में हमारा साथ दिया है और हमारी मदद की है। और ये पूरा जो अपोजिशन के जो कंबाइंड इस वक्त जो एफर्ट बन रही हैं सिंध के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सिंध के अंदर एक बहुत वन साइडेड एक्टिविटी होती रही है और सिंध में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि बैलेंस मेंटेन किया जाए। अब इस वक्त कोशिश ये है हम कंबाइंड अपोजिशन की अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा निज़ाम लेके आएँ कि जो इलेक्शन का जो पर्पज़ है ट्रांसपेरेंट साफ़ सुथरा इलेक्शन हो और उसके अंदर किसी किस्म का कोई कहीं से इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ना हो सके। इसमें हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई फंक्शनल के दोस्तों से और भी लोगों से डिस्कशन होता रहा है, GDA के दोस्तों से। उसमें हमने एग्रीमेंट किया, आपस में तय किया कि जो भी ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा उसमें हम मिल के चलेंगे आपस में। तो इस मकसद के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड जो ये कमेटी जो है फंक्शन शुरू करेगी, आपस में बैठेगी और ये तय करेगी कि जो अपोजिशन की तरफ से जो चीज़ें जानी हैं आगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का नाम हो, कैबिनेट के नाम हो और जो दूसरी चीज़ें हैं वो जॉइंट कंसेंसस से डेवलप करके उनको हम आगे लेके जाएं उसमें। तो कमेटी के नाम अगर इजाज़त हो तो मैं बता दूं। सरदार साहब और डॉक्टर साहब जो है GDA की तरफ से हैं और MQM की तरफ से मैं हूं और बोरा साहब हमारे जो हैं हम मेंबर्स हैं उस कमेटी के। ये कमेटी जो है मुसलसल अब काम शुरू कर दी गई आज के बाद से। कल इन्होंने बड़ी मेहरबानी की है हमारे पास आने के, इन्होंने वादा किया है हमारे पास आएंगे, वहाँ भी डिस्कशंस होंगे और जो एजेंडा होगा वो यही होगा कि आने वाला वक्त जो है उसके अंदर किस तरीके से हम आगे बढ़ें, साथ काम करें सिंध के लोगों के लिए, सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए और सिंध के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। तो ये हमारा एक एफर्ट है, ये हमारा कंबाइंड एजेंडा है और हम मिलकर चाहते हैं कि जी जो सिंध के अंदर जो फोर्सेस हैं, डिफरेंट फोर्सेस हैं, वो इस तरीके से काम करें कि सिंध की बेहतरी के लिए चीज़ें आगे बढ़ें। मैं अब शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों ने ज़हमत की यहाँ पर आने की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप दोस्तों का कि आप लोग तशरीफ़ लाए, और इंतहाई शुक्रिया हमारे MQM के भाइयों का और बहन का कि ये दोबारा फिर हमारे पास आ जाए। और आज मैं समझता हूँ कि जो पिछली मीटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा फैसला था वो बहन का, राना अंसर साहबा का लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से GDA की हिमायत थी। और मैं समझता हूँ कि सिंध की ये तारीख़ में एक लीडर ऑफ अपोजिशन का बनना, आई थिंक इससे बहुत तक़वियत मिली है पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे सिंध के पार्लियामानी निज़ाम के हवाले से। हम तमाम जो है ना दोस्त हैं, और जो भी हमारे MPs से उन्होंने अपने सिग्नेचर्स करके हवाले किए उनके, और स्पीकर साहब की ये नॉमिनेशन थी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में एक कलीदी किरदार होगा लीडर ऑफ द अपोजिशन का। मैंने भी लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सिंध के अंदर जो गुज़श्ता 15 साल से जो वन साइडेड सिस्टम चला है, अब गालबन वो वक्त आ गया कि उसको रोका जाए। हम तो समझते थे कि 2018 में भी एटलीस्ट GDA ने अपनी पूरी कोशिश की थी, और हमने जिस अंदाज में हमारे दोस्तों ने उसका मुकाबला किया वो आप सबके सामने। हम समझते थे कि 2018 के अंदर भी ये जो मौजूदा जो ज़रदारी पार्टी है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन जो कुछ हुआ है सिलेक्शन के हवाले से मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि कहाँ कहाँ क्या सिलेक्शन हुई। लेकिन मेरी नज़र में आने वाले दिनों में और इम्तिहान जो है ना हम सब का है, सारी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का है, और ख़ास तौर पे सिंध की जो सूबाई क़यादत है, सूबाई जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की लीडरशिप है, उनको ये दिखाना है कि हमने आगे चल के सिंध की बेहतरी में हमने क्या करना है। क्योंकि उस पर सबसे कलीदी रोल जो है वो आने वाली केयरटेकर सेटअप का है, और हम ये तवक्को करते हैं क्योंकि पहली मुशावरत होनी है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान। हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि हम लोग जितने भी अपोजिशन में लोग बैठे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है MQM की लीडरशिप के साथ, तो हम एक मुश्तरका हम नाम दें। जब वो नाम नेचुरली जब चीज़ कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू होगा वो नाम भी आपके सामने आएंगे। और पहली मुशावरत क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान है, तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि ऐसे नाम सामने लाए जाएँ जो कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ हमें लेके जाएँ। जो सिंध के अंदर जो एक जो घुटन जो पैदा हो चुकी है, उस घुटन को ख़त्म करके मैसेज ये हो सिंध के अवाम के लिए कि जी कोई वन साइडेड जो है ना कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन एक फेयर प्रोसेस है। उस फेयर प्रोसेस के लिए तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी कारकुनों को, तमाम जो सिंध के वोटर्स हैं उनको मौका मिलेगा कि वो अपना आज़ादाना तौर पे अपनी राय इस्तेमाल कर सकें। तो उस सिलसिले में हमारी, जिस तरह साहब साहब ने भी कहा, जावेद हनीफ भाई ने भी कहा कि हमारी जो एक दूसरे के साथ मुशावरत जारी है। आज हमने एग्री किया है कि ये कमेटी जो हमने फॉर्म की है, इस पर पहले हमने एग्री किया था लेकिन आज नाम भी आपके सामने आ गए। तो ये जिस तरह मरहले आगे बढ़ेंगे और जिस तरह जब रेजोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे असेंबली की, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कॉन्क्रीट अंदाज में हमारी जो सोच है वो आप तक पहुँचेगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मेरी मुबारकबाद है बहन राना अंसर साहबा को, और इंशाल्लाह हमारी तवक्कुआत उन्हीं से ही है कि वो डट के अपनी जो भी उनकी जो पोजीशन लेंगी उसका डट के उसके प्रोजेक्ट करेंगी और डट के उस पर बात भी करेंगी। ये ना समझे ये लोग जो हुकूमत में बैठे हैं कि वो कोई लेडी है तो उनको ऐसे बुलडोज करेंगे। भरपूर अंदाज में जो मुझे यकीन है इंशाल्लाह हमारी तमाम लोग की जो वहाँ पे जो पेश करना है हम लोगों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, वो भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह पेश करेंगे। अच्छा सर, 2 मिनट आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आज हम सब 2-3 मरतबा हम इस दरवाज़े पर आए, और मैं बहुत मुबारकबाद दूँगी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को, पीर पगारा साहब को और पूरी टीम, डॉक्टर सफदर, अब्दुल रहीम भाई और दीगर जितने भी इसके अंदर शामिल हैं, कि इन्होंने मुझे वोट दिया और मुझे चुनकर एक लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। तो मैं साथ साथ ये भी कहूँगी कि मेरे एक भाई ने बोला कि टोकरा मिठाई का आना चाहिए था, आएगा जब वो हम निगरां वज़ीर आला बाहमी मुशावरत से लेकर आएंगे ना, तो उस वक्त वो टोकरा भी आएगा मिठाई का, कि जब हम हमारी बाहमी मुशावरत के साथ GDA और MQM पाकिस्तान, जो अभी आपने जावेद भाई और डॉक्टर साहब की बात सुनी, बाहमी मुशावरत के साथ एक वज़ीर आला और निगरां वज़ीर आला का इंतखाब और प्लस कैबिनेट, वो उसकी पे इंशाल्लाह कल ही जो है ये
मीटिंग होगी और उसमें नाम जो है उसकी सिलेक्शन होगी और जैसे सिलेक्शन होगी उसका भी आपको जल्दी ही उसकी आगाही हो जाएगी क्योंकि आज ही कमेटी जो है वो बना दी गई है। और मैं आप सब मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि जिस तरीके से सफदर भाई ने कहा ना कि औरत को एक जो पजीराई मिली है उसमें आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप सबका है कि आपने एक लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ एक खातून को भी जो जिस तरीके से उसको एक इज़्ज़त अता की है, तो इंशाअल्लाह ये खातून जो सबकी मुश्तरका यानी GDA और MQM और दीगर जो साथी हमारे साथ लोग शामिल हैं वो यही है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जो भी कैबिनेट बने वो गैर सियासी हो और गैर सियासी के साथ ऐसा नाम चूज़ किए जाएं जो आगे आने वाले सेटअप के लिए और उसका मुस्तकबिल देखने के लिए कि जो 15 साल महरूमियों से सिंध की आवाम जो महरूमियों का शिकार है कि उसके लिए कुछ ना कुछ हम सब मिलकर कर सकें। एक दफ़ा फिर मैं GDA का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सब की भी बहुत शुक्रिया हो कि आप सब ने जो मेरे साथ और हम सब के साथ एक छोटी सी भी बात के लिए और एक छोटे से वक्त के लिए भी आप हमारी बात सुनने के लिए आते हैं। शुक्रिया। से मेरा ये सवाल है कि अब ये निगरान सेटअप के हवाले से वज़ीर आला के लिए ज़ाहिर है 3 नाम आप लोग देंगे, 3 नाम वज़ीर आज़म देंगे, वज़ीर आला देंगे। जब दोनों में नहीं होगा तो दूसरा मरहला है फिर पार्लियामानी कमेटी का, वो भी नहीं करेगी तो इलेक्शन कमीशन पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब वाला अगर फैसला आ गया, अगर हुकूमती नुमाइंदा कोई वज़ीर आला बन गया तो फिर आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी। और दूसरी चीज़ ये कि निगरान सेटअप तय करना है अपोजिशन लीडर ने और वज़ीर आला ने, तो GDA कहाँ खड़ी होगी। मैंने पहले भी पूछा था कि आपको क्या हिस्सा मिलेगा। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि यही मराइल हैं, तो हम भी एक एक मरहले को के साथ चलेंगे। हम भी पहला मरहला है बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का। उसमें जो 3 नाम देने लीडर ऑफ द हाउस ने और 3 नाम देने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने। हमारी ख्वाहिश ये है और मैं समझता हूँ कि कल तक इंशाअल्लाह हम ये चीज़ भी फाइनलाइज कर लेंगे। हमारी ख्वाहिश ये कि जो भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नाम दें उससे तमाम अपोजिशन मुत्तफिक हो और हमारे नाम सिर्फ MQM की तरफ से न जाएं न GDA की तरफ से जाएं, बल्कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से तमाम अपोजिशन की कंसल्टेशन के साथ जाएं जिसके पीछे हम सब खड़े हों, उन तीनों नामों के पीछे। और हम पूरी कोशिश करें कि जो उनमें सबसे बेस्ट है उसी को जो है चूज़ किया जाए। तो हम भी जिस तरह आपने कहा कि 3 मरहले हैं, हम स्टार्ट करेंगे पहले मरहले से, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अल्लाह करेगा पहले मरहले में ऐसा नाम आएगा जो कि हम सबको हो सकता है हिस्सा क्या है निगरान सेटअप? नहीं। देखिए जी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैं नहीं समझता कोई हिस्सा कोई है। समझदार भाई सिंध का मसला ही यही है, सिंध का 15 साल से मसला ही यही है कि सिंध में हिस्से बखरे करने का फैशन शुरू हो गया। तो हिस्सा नहीं है, काबीना पूरी सिंध की होगी, बाएतमाद लोग लाएंगे, लेकिन हाँ बाय प्रोपोर्शन हमारी ख्वाहिश होगी कि काबीना में आधे अरकान अपोजिशन की मर्जी मशावरत के साथ शामिल हों। और चीफ मिनिस्टर इस बार हमें पूरा यकीन है कि कोई मुलाजिम नहीं आएगा, कोई इताअत फरमा बरदार कोई बच्चा नहीं आएगा, बल्कि सिंध का कोई लीडर आएगा जो कि इस पूरे निज़ाम को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन करानी हो। और इस बार जो इलेक्शन है अगर वो डिप्टी कमिश्नर्स कर रहे हैं तो हम ऐसे डिप्टी कमिश्नर्स को भी चेंज करेंगे, हम DIGs को भी चेंज करेंगे, तमाम मुतनाज़ अफसरान को भी चेंज करेंगे। और जब तक ये केयर टेकर ये सारे काम नहीं करेगी उसके बाद ही ये तमाम इंतखाबात मुकम्मल होंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश का ताल्लुक़ है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्हें कतरा कतरा एक करके दरिया बनाना पड़ेगा, सिंध के एक एक शख्स को साथ रखना पड़ेगा, उसके बाद पंजाब का नंबर आएगा। अभी तो सिंध में ही कतरे कतरे को हम प्यासे हैं, तो दरिया तो बनना दूर की बात है। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि अगर
وہ ایک بڑے منصب کا حصول رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر عدل و انصاف مہیا کریں تاکہ سندھ میں پہلے ان کے گھر کے اندر ایک اعتماد قائم ہو، ورنہ بصورت دیگر بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ آج چیف منسٹر نے پروگرام میں بھی کہا کہ ہم 3 مہینے کی چھٹی پر جا رہے ہیں اور 3 مہینے بعد آ کے جو چیزیں ہماری رہ گئی انہیں کمپلیٹ کریں گے۔ دوسرا اہم مسئلہ اس وقت آ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئندہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے یا پرانی مردم شماری کے تحت؟ مختلف آ رہا ہے، جی ڈی اے نئی مردم شماری کو مسترد کر چکی ہے، ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ مشترکہ کو اس پر بات چیت بھی ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے اور خوش فہمیوں کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے۔ جو خوش فہمی ہے ان کی کہ 3 مہینے کی چھٹی پہ جا رہے ہیں تو ان کو نظر آ جائے گا کتنے عرصے کی چھٹی پہ جا رہے ہیں وہ۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ ہم پکی چھٹی پہ بھجوا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم سسٹم کو بھی چھٹی پہ اچھا، باقی جہاں تک سینسس کا دیکھیں، ایم کیو ایم کا بڑا کلیئر موقف ہے، ہماری بالکل یہ ہے کہ سینسس نمبر 1 پہلے ہم نے کہا کہ سینسس جو ہے فیئر سینسس ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم نے جدوجہد بھی کی اور ہم نے کوشش کی۔ آپ سب نے دیکھا کہ کراچی کی سینسس یا سندھ کی سینسس یا پاکستان کی سینسس میں جہاں پرابلمز آ رہے تھے، ایم کیو ایم وہ واحد جماعت تھی جس نے اس کو لاجیکلی ایڈریس کیا، ریسرچ کیا، ریسرچ بیسڈ نمبر لے کے آئے، اور نہ صرف یہ کہ سینسس والوں کو بتایا، پرائم منسٹر کو بتایا، پلاننگ کمیشن کو بتایا، اور انہوں نے اگری کیا ہماری باتوں سے۔ اس کے نتیجے میں سینسس کے رزلٹ جو ہیں، ٹائم بڑھایا گیا، سینسس کو آگے بڑھایا گیا۔ پھر یہ طے کیا گیا کہ جب سینسس کمپلیٹ ہوگی تو اس کو چیک بھی کیا جائے، اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے کہ سینسس صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ وہ بھی کام پروسیس پورا ہو گیا۔ اب اس وقت جو ہے سینسس کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اگر سینسس کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے اندر اگر صاف ستھری اور فیئر سینسس ہے تو سب کو اس کو ایگری کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے کوئی الٹیریئر موٹیوز ہوں گے اس کے اندر۔ ہم نے وہاں پر اپنے نمبرز نہیں دیے ہیں، وہاں نمبرز وہ ہیں جو انیومریشن کر کے لائے گئے ہیں اور اس کا آڈٹ بھی ہوگا، اس کو کریکشن بھی کی گئی ہے اس کے اندر۔ تو اس وقت جو سینسس ہے ہم سمجھتے ہیں بائی لارج جو سینسس جو ٹھیک سینسس ہوئی ہے۔ اگر سینسس ٹھیک ہو گئی ہے تو وائی ناٹ اس کے تحت کے نام الیکشن ہو۔ بھائی 2-2.5 کروڑ نیا ووٹر آ گئے، نئے لوگ آ گئے، ان کو ووٹ کا حق کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ ان کو ملنا چاہیے۔ سیٹوں کے نمبر چینج ہوئے ہیں، ڈی لیمیٹیشنز ہونی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے پرانی ڈی لیمیٹیشن جو کس طریقے سے کتنی خراب ہوئی ہیں، ان کی کریکشن ہونی چاہیے۔ ووٹر لسٹ ہے، اس کے اندر انوملیز ہیں، بے شمار اس کے اندر پرابلم ہیں، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ دیکھیں، الیکشن صرف الیکشن نہیں ہوتا ہے، الیکشن صرف اس پرپز کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ الیکشن کرانا ہے اس کے اندر۔ الیکشن کو فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور سب کو ایکسیپٹیبل بھی ہونا چاہیے۔ جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہو، یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اٹ سیلف کوئی اینڈ ہے کسی چیز کا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے صحیح جو عوام کی لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے۔ وہ لیڈرشپ کیسے آئے گی سامنے؟ جب تک جو گنے جائیں، نئے لوگ جو گنے گئے ہیں صحیح گنے جائیں، ان کی بنیاد پہ ووٹر لسٹ ہو، ان کی بنیاد پہ فیئر آپ کی ڈیلیمیٹیشن ہو، تبھی تو صحیح لوگ آئیں گے وہاں پر۔ اگر کوئی اپنی مینیپولیشن کر کے اپنی مرضی کی ووٹر لسٹ بنا لیتا ہے، کسی علاقے کی پاپولیشن کم کر دیتا ہے، اس کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کم کر دیتا ہے، ڈیلیمیٹیشن ٹھیک نہیں کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی جیت کے آ جاتا ہے جیسے کہ ہوا ہے ماضی کے اندر، تو اس قسم کا رزلٹ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہماری جدوجہد یہ ہے کہ پراپر لوگوں کو کاؤنٹ کریں، اس کے نتیجے میں پراپر ووٹر لسٹ ہو، اس کے نتیجے میں ڈیلیمیٹیشن ٹھیک ہو۔ اس میں یقیناً کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ لمٹس ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کی بنیادی الیکشن کا بھی اب آرٹیکل دیکھیں گے تو پہلی بنیادی شرط ہے کہ ٹرانسپیرنٹ، صاف ستھرا اور فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ اگر کسی ٹیکنیکل اس پہ کہ 90 دن میں ہو یا 18 دن میں ہو، اس کو کرنے کے لیے آپ ٹرانسپیرنسی کو کمپرومائز کریں گے تو یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک منٹ کی بحث میں دیکھیں جی، یہ ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے کافی عرصے سے۔ اگر آپ کو سینسس میں ہم جائیں تو مستقل ڈسپیوٹ ہے، 99 سے آپ شروع کریں، اور پھر جو پچھلا سینسس 2017 میں ہوا اس پہ ڈسپیوٹ ہوا، اور پھر اس بات پہ اتفاق ہوا کہ جی نیا سینسس ہوگا 2023 کے اندر، 2022 کے اندر، وہ بھی ہوا۔ ابھی تک دیکھیں فگرز ہمارے سامنے نہیں آئی، ابھی تک ہم انتظار میں ہیں کہ وہ فگرز ہمارے سامنے آئیں۔ مجھے نہیں پتا کہ فگرز جب آتی ہیں تو کون سی جو سیاسی قوت ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی۔
मैं समझता हूँ इस वक्त हम सेंसस के डिस्प्यूट में ना जाएं जब तक कि नए सेंसस के फिगर्स सामने ना आए। इस वक्त जो इलेक्शन, मैं प्लीज कंप्लीट करूँ, इस वक्त जो इलेक्शन जो मुकर्रर किया गया है वो ओल्ड सेंसस की बुनियाद पे डिलिमिटेशन हुई है। यकीनन नए सेंसस के रिजल्ट्स आएंगे तो नई डिलिमिटेशन होगी। मैं समझता हूँ कि हम अपना हक के राय जो राय का हक है वो महफूज रखें जब तक कि रिजल्ट्स नहीं आते। जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर कौन सी पार्टी किस तरह रिएक्ट करती है, वो यकीनन हर पार्टी के अपने अपने जो है ना उनकी रिएक्शन होगी उनके अपने हालात के मुताबिक। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना हम सेंसस के ऊपर इतना ही सिर्फ हम कहें कि लेट्स वेट, जब वो CCI अनाउंस करती है रिजल्ट फिर हम उसमें तबसरा करेंगे हमने क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी आपके मुंह से जो पीपल्स पार्टी के लिए बात सुनती है, मिठाई का टोकरा यहाँ तो नहीं आया, अगर हैदराबाद चला जाता है मिठाई का टोकरा पीपल्स पार्टी का और ये मुफाहिमत का बादशाह आसिफ जरदारी MQM को राजी कर लेते हैं तो GDA कहाँ खड़ी होगी? देखिए जी, हमने तो एक हमने कंबाइंड ऑपोजिशन देखिए, MQM सिंध के अंदर ऑपोजिशन में है, हम लोग इकट्ठे चले हैं पिछले 5 साल के अंदर, हमने ऑपोजिशन जॉइंट ऑपोजिशन की है। PTI के इस वजह से हमारे ऑपोजिशन लीडर थे क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी। उसके बाद जो भी हालात बने PTI के दोस्तों के साथ जो भी हुआ, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने क्या सियासत करनी है, लेकिन चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे एक्टिव, और फिर हमने बैठ के आपस में मुशावरत की। इस वक्त भी जो अगर जॉइंट ऑपोजिशन, क्योंकि MQM नंबर 2 पार्टी थी, हमने अपनी राइट का इजहार किया कि जी हमारे MQM के दोस्त हमें सपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि उनके मेंबरान ज़्यादा थे तो हमारे भी दोस्तों की ये थी कि हम अपोजिशन लीडर की सीट को खाली ना छोड़ें। तो क्योंकि अपने तौर पे MQM के दोस्तों के पास भी इतनी मेजॉरिटी नहीं थी, तो हमारे जाने से गालबन एक सेंटिटी भी मिली अपोजिशन लीडर को, और ये कि हमारी तादाद भी बढ़ी जो कि तकरीबन 35 से भी ऊपर चली गई। तो मेरी नज़र में जो है जो हम इकट्ठे खड़े हैं, जरदारी साहब ने टाइम गुजार लिया यार, 15 साल के बाद और क्या करना है उसे, कितनी और तबाही चाहता है वो इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के और इस सूबे के अंदर। मैं समझता हूँ कि अब छोड़े उसके साथ थोड़ी देर के लिए। ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो अभी इलेक्शन होनी है वो नई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी करनी चाहिए, नई जो है उसकी तहलका बंदियाँ भी होनी चाहिए। ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं ये कोई 3 महीने में कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो इसमें तो यकीनन ज्यादा चाहते हैं भले डिले हो, नवे इलेक्शन ना भी हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है नए आदमशुमारी के तहत जो है वो इलेक्शन हो और नई हकीकत होनी चाहिए। डॉक्टर जावेद साहब यही सवाल इसी में ऐड कर लीजिएगा। मेरा यही सवाल था कि जब भी पाकिस्तान में ज़मीनी उबरी सेटअप आता है तो उस हवाले से उफ़ा साजी का जो सिलसिला है वो भी बढ़ जाता है। अब आप आदमशुमारी के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं तो ज़ाहिर हल्का बंदियाँ होंगी, तो फिर ये उबरी निज़ाम जो है, क्या आप ये चाहेंगे कि उससे भी तवालत मिले और ये साल 2 साल तक चले, और ये उफ़ा भी होती रहती है कि ये जो उबरी निज़ाम आ रहा है बेरहम एहतसाब करेगा, क्या इस तरह की भी कोई मुशावरत है? देखें, ये सारी आपकी अजम्पशंस है, सारी चीज़ें, हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है कि इलेक्शन डिले हो, हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। हम चाहते हैं इलेक्शन उसकी जो रिक्वायर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेट है उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन फिर मैं एक दफ़ा ये बात कहूँगा कि इलेक्शन जो है अपने अंदर कोई एंड नहीं होता। इलेक्शन जो है इस मकसद के लिए होता है कि जी आप सही आवाम की नुमाइंदगी हो, सही लीडरशिप आए वहाँ पर उसके अंदर। अगर उस नुमाइंदगी के लिए हमारे पास एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, नंबर्स हमारे पास आ गए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो जब आएंगे तो सामने पता लगेगा क्या नंबर्स हैं। अगर वो नंबर्स आ गए हैं और वो आ जाते हैं नंबर, तो उसके अंदर हमारी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन से ये होगी कि इसको कंप्रेस कर ले प्रोसेस को, इसके अंदर कोशिश करें। 3 महीने तो अभी है ना हमारे पास, इलेक्शन कमीशन 4 महीने मांगता है ना। अगर इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की जाएगी तो थोड़ा सा 15 दिन और आगे कर लो, इसके अंदर 3 की जगह 3.5 महीने में अगर हो जाता है इलेक्शन। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे इलेक्शन एक दिन का डिले नहीं। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि जी ये कहा जा रहा है कि जी एहतसाब हो, ये हो, सारी चीज़ें, ऐसी कोई किसी किस्म की ना किसी की इंटेंशन है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कभी भी नहीं चाहेगी कि अनइलेक्टेड सेटअप रहे, एक दिन भी ज़्यादा रहे। हम लोग जो हैं जमहूरियत पे बिलीव करने वाले लोग हैं, हम लोग ग्रास रूट के लोग हैं, हम अवाम के लोग हैं, हम ज़मीन से निकल के आए हैं। हमारी लीडरशिप जो है मिडिल क्लास लीडरशिप, लोअर मिडिल क्लास लीडरशिप है। हमारी लीडर्स अपोजिशन की, जैसे आज ये बता रही थी वहाँ बैठ के कि ट्यूशन पढ़ाया करती थी। हर आदमी हमारा जो है ज़मीन से लगा हुआ है, तो हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या, हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो चीज़ हो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जो असल नुमाइंदे हैं उसके लिए अगर थोड़ी सी के नाम है 10 दिन 15 दिन की अगर हो जाती तो ऐसी बात हो जाए तो हर्ज नहीं है। देखिए बात, आप लोग एक चीज़ को हाईलाइट करें, पूरे पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है
پورے پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے، جو عام آدمی کا مسئلہ ہے، وہ تو ایم کیو اٹھا رہے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ صحیح گننا، صحیح مردم شماری، صحیح ووٹر لسٹ ہے، ووٹوں کا صحیح اندراج صحیح پتے پر ہو. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہاں آدمی. 18ویں ترمیم آئی، ساری سیاسی لیڈرشپ اسلام آباد میں 6 ماہ دن رات بیٹھ کر 18ویں ترمیم پہ کام کرتے رہے. ایک دن کے لیے کوئی گھر نہیں گیا، کیونکہ پیسہ آنا تھا نا سب کو. ملک کو لوٹ کے کھانے کا پلان تھا، وسائل لے کر نیچے آنے تھے. NFC ہوا، 11 دن تک سب وہاں دن رات بیٹھے رہے NFC ایوارڈ کے لیے، اور ایک گھنٹے کے لیے کوئی اپنے گھر نہیں گیا. جب مردم شماری ہے جو ہر قوم ہر زبان کا مسئلہ ہے، تو اس پہ اتنی افواہیں، اتنی اس میں سازشیں. میں جاوید بھائی کی بات کو ذرا سا ایکسٹینڈ کرتا ہوں. کوئی بھی نہیں چاہتا الیکشن تاخیر ہو، لیکن 35 ارب روپے خرچ کر کے مردم شماری ہو گئی ہے. جو الیکشن کا خرچہ کم ہوگا، 35 ارب روپے خرچ ہوئے، اور 10 سال بعد وہ 98 کی، 2017 کی، پھر 2022 کی. اگر اس میں ایک آدھ مہینہ آگے بڑھ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی عوام کا مفاد زیادہ عزیز ہے یا سیاست دانوں کو اپنی کرسیاں عزیز ہیں؟ تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ جمہوری طور پر نہیں چاہتے الیکشن ہو، لیکن اگر بڑھنا بڑھے، کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہو، اور اتنا پیسہ ملک کا بچانا ہے آپ کو. اگر آج یہ 35 ارب روپے ضائع ہو گئے تو یہ 10 سال تک پھر نہیں ہوگا. میرا سوال یہ ہے بڑی جماعتیں مگر دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں، PTI ہے، MMA ہے اور TLP ہے، کیا ان سے بھی مذاکرات کیے جائیں گے؟ مشاورت کے بعد ان کو شامل کیا جائے گا؟ PTI کی نظر آئے گی تو مشاورت کریں گے. ان کے 9 اراکین آئے تھے، انہوں نے ووٹ دے دیے، اور MMA کو پیغام دیا تھا. اب اور یعنی جماعت اسلامی کو ان کا ایک رکن ہے، وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہمارے ساتھ ہے کہ حکومت کے ساتھ ہے. وہ ووٹ حکومت کو دے دیتا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب بعد میں چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں دیا ووٹ. تو میرا خیال ہے کہ PTI کا جو 9 اراکین ہیں وہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اگر ان میں کوئی پارلیمانی لیڈر ہے جو اسمبلی آنا چاہتا ہے اور اس مشاورت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو یہ GDA کا آفس موجود ہے، یہاں پر آئیں، یہاں پر آ کے مذاکرات کریں، بہادر آباد تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت بڑی عجیب اور دلچسپ صورت حکمران جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتیں بنی، مسلم نون، JUI، MTM سب آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. ایسا کون سا جو ہے وہ سندھ میں وہ ہے کہ جو مرکز میں پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، سندھ میں وہ آپ کے ساتھ اپوزیشن ہے اور آپ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں. کل مولانا راشد صاحب نے بھی اس طرح کا اجتماع بلایا ہے. دیکھیں جی، یہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر اپنی بھائیوں سے، ہائیبرڈ نظام میں یہی ہوتا ہے. تو آپ نے خود جب ڈکلیئر کیا ہائیبرڈ نظام ہے تو پھر تو ہائیبرڈ ہی ہے نا. تو آپ اوپر چائنیز ہائیبرڈ ہو یا کچھ بھی ہو. تو ایک دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست میں یہ پہلا غالباً 2018 کے بعد ایک ایسا نظام کریٹ کیا ہو جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے جو بھی توجیہات ہیں بہت سی ہم باتیں کر سکتے ہیں، بہت سی ہم اس پہ جو ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو سرے دست جو بات کی ہے وہ یہ کہ جو بنیادی حقائق ہے، ہماری تو خواہش و کوشش یہ بھی ہوگی کہ MKM جو ہے نا فیڈرل لیول پہ کوئی اچھا نام لانے کی کوشش کرے. ہم ان بھائیوں سے بھی توقعات رکھتے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ ایکسیپٹیبل ہو اس ملک کی عوام کے لیے. تو اگر ہماری جو اپوزیشن ہے وہاں پہ ہمارے 3 بندے، میری اطلاع ملی ہے آج مجھے کہ غالباً ہماری جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ راجہ ریاض صاحب اب کوئی مشاورت کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے اگر وہ کر رہے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی کسی اچھے نام کو لے کر آئیں تاکہ ہم خوش ہوں کہ بھائی وزیر اعظم بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ فری الیکشن کرائے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے جو 2018 کے اندر جو آبجیکشنز تھے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر، وہ آبجیکشن ختم ہوں. وہ آبجیکشن تب ختم ہوں گے جب ہم جو ہے ایک آزاد فری کیئر ٹیکر کیبنٹ کے ذریعے ایک آزادانہ الیکشن کی طرف جائیں. ہماری یہ خواہش ہے، اور جو دوست ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش و خواہش یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں ایسا جو وزیر اعظم ہو، ایسا وزیر اعلیٰ ہو جو کہ فیئر اور فری الیکشن کی طرف جائے. یہ بتائیں کہ بہت سارے FPs ہیں تحریک انصاف کے، وہ شمولیت کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس. کچھ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ آپ سے کچھ رابطے میں ہیں،
जो पीटीआई के रखें मुदरक हो या कुछ और हो, वो उनको कहा गया है कि आप वो जाएं एमक्यू की तरफ। क्या पार्टी के साथ देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एमक्यूएम जो है आवाम की पार्टी है, किसी के आने पे पाबंदी नहीं है, कोई आना चाहता है इज़ मोस्ट वेलकम। नहीं, खुफिया हाथों की तरफ से कहा जा रहा है MQM ये खुफिया और पता नहीं आपको नज़र आते होंगे, हमें तो कोई खुफिया हाथ नज़र नहीं आते। ठीक है ना? किसी के देखिए एमक्यूएम के अंदर इंडिविजुअल्स की कोई अहमियत नहीं होती है। एमक्यूएम पार्टी है, एमक्यूएम के अंदर बड़े से बड़े लीडर आता है चला जाता है, उसका एक वोट नहीं होता है। तो बंदों के आने से जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अच्छे लोग आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हमें चाइना ब्रांच चले तो 4 तक